अचीव सीबीएसई क्लास 9th and 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा क्वेश्चंस आपका इसमें इस चैप्टर से बनता है। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एंड बच्चा लोग, आपको मैं बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। क्या फ़ायदा होगा, हमारे सारे सेशंस के लिंक हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। दूसरा, इम्बाइब की ऐप जो कि कम्प्लीटली फ्री है, वहाँ पे जितना भी कंटेंट है आप टेस्ट भी दे सकते हो। कई सारी बुक्स के सोल्यूशन, कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं कम्प्लीटली फ्री, वो सब कुछ वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो उसको कर लो, ठीक है। बहुत बेनिफिट होने वाला है, इधर उधर से बुक्स खरीदने से अच्छा है कि यहाँ पे सारी बुक्स आपको अच्छे से मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट था, है ना। तो उसी को उठा के पूरा चैप्टर बना दिया गया है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा है, तो जब वो पढ़ा है तो ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बट हाँ, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत होती है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ पे यूज़ होते हैं एक्चुअल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 6 मीटर्स मोर देन द विड्थ। ऐसी कंडीशंस दी जाए, ठीक है। अगर आपसे ऐसी कंडीशंस दी जाए, है ना, तो यहाँ पे आप वेरिएबल लेट कर सकते हो, लेंथ और विड्थ में रिलेशन निकाल सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर सकते हो और इक्वेशन बना सकते हो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जो कि जिनमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंथ इज ए, लेंथ हमने विड्थ लेट कर ली x, तो लेंथ हो जाएगी x + 6। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हो जाएगा x² + 6x। अब मेरा ये बन गया px, दैट इज पॉलिनोमियल इन x। कैसा बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + 6x। अभी क्या मुझे मिल गया? पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल इन x बन गया। कंडीशन आपको दी गई थी, उसी कंडीशन से मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x बना दिया। चलो जी आगे देखते हैं। अब x² + 6x मेरा जो पॉलिनोमियल ऑफ x है, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो यहाँ पे तो है ही है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा एक, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, ठीक है। और अगर a 0 हो जाए तो ये लीनियर बन जाएगा। तो मैंडेटरी कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। b and c, a b c रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। b and c 0 हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट टर्म 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल मस्ट हैव सेकेंड डिग्री टर्म having maximum number of terms -3, ठीक है। सॉरी, नॉट -3, having maximum number of terms 3। मैक्सिमम उसमें 3 टर्म हो, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। साथ साथ उसका सेकेंड डिग्री टर्म होना ही चाहिए, जिसकी पावर 2 हो वो टर्म होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो अभी हमने लिखा था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही था, क्योंकि उसमें 2 टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 है। कांस्टेंट टर्म कैन बी अ 0 नंबर, मतलब 0 हो सकता है, लेकिन 2 डिग्री का टर्म तो है ही है ना उसमें, ठीक है। अभी कहता है पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री इक्वल्स टू 2 आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड आर द एग्जांपल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, ठीक है। तो हमारे लिए इनका कोई रोल नहीं है, हमारे सिलेबस में जो पार्ट है वो ये वाला और ये वाला, ठीक है। हम इसको डील करेंगे। चलिए अब आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो जल्दी से, किसको किसको ज्वाइन कर लो। कहता कि आप बताओ इनमें से कौन कहाँ लाई करेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 हैं इसमें और डिग्री 1 है इसकी, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर के लिए क्या होता है? डिग्री 1। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। पॉलिनोमियल में पढ़ा था और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है। तो अभी हम इसको सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है,
ठीक है। तो समराइज, अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों के दिमाग में बहुत ही क्वेश्चन आता है, सब मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री 2 व्हिच मींस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 होती है, डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं। जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a कैन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c आर एनी रियल नंबर। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बैकग्राउंड सेट किया, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। ऑल्दो हम वो पॉलिनोमियल में पढ़ते आए थे, बट फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया सो दैट आपको पूरा का पूरा माइंड में क्लिक हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं। दो सिस्टर्स हैं, ज्योति एंड रोशनी आर द सिस्टर्स, ठीक है। ज्योति इज 2 years elder to हर सिस्टर रोशनी एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 168। हाउ ओल्ड आर दे? तो कहता कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कौन दिमाग लगाएगा जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो, है ना। एंड मे नॉट वर्क इन ऑल द सिचुएशन, और हर बार ज़रूरी नहीं कि वो काम करे, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स। तो लेट करेंगे रोशनी की एज x है, ज्योति की एज x प्लस 2 है, दोनों का प्रोडक्ट 168 है, और ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन इज, इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है, पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें इक्वल्स टू की जरूरत नहीं होती, इक्वल्स टू नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपको उसे इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन, तो उसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बतानी है इनकी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर टर्म है, लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल्स टू 0 भी दे रखा है, नाम से पता चलता है इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू टर्म, इक्वल्स टू होगा। चलो, अब if px is quadratic polynomial then px is equals to 0 is a quadratic equation। जैसा कि मैंने बताया, अगर px एक quadratic polynomial है तो px equals to 0 quadratic equation होगा। The general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c, जो कि quadratic polynomial की थी, बस उसमें equals to 0 लग गया। a should not equals to 0, a b c can be any real number, this is the general form of the quadratic equation। इफ a इज इक्वल्स टू 0 तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमारे काम की नहीं है, हम ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं, हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे बता दो, बहुत ही आसान है यार, क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द फेस ऑफ द क्यूब विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साफ साफ दिख रहा है, यही वाला तो दिख रहा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लिक करना है हमने, हो गया, सही आंसर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट इज 1, द लीनियर कोफिशिएंट इज 2 एंड द कांस्टेंट इज 3, तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 सिर्फ इसमें और इसमें है, लीनियर कोफिशिएंट इज 2 इन दोनों में है, एंड कांस्टेंट टर्म इज 3 सिर्फ इसी में है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का कोफिशिएंट b होता है, एंड कांस्टेंट टर्म में c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं जल्दी से। कहता है इक्वेशन ऑफ द 2 डिग्री इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज px इज इक्वल्स टू 0 वेयर px इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। वही बात, px अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कर दूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, a b c कैन बी एनी रियल नंबर। कई बार बच्चे इसकी डेफिनेशन में भी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्टली केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है। जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, लीनियर कोफिशिएंट b है, एंड कांस्टेंट टर्म c है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स को जीरोस क्यों बोलते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना, छोटा छोटा सा जो भी डिफरेंस है सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि ग्राफ इसका पैराबोला होता है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है एंड ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन। अगर एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, यहाँ देखो प्लस एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन पे डिपेंड करता है, दैट इज ए के साइन पे डिपेंड करता है। ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन्स अपवर्ड, ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला विल ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए व्हाट हैपेंस व्हेन y बिकम्स 0, क्या होगा अगर y 0 हो जाए। अगर मैंने कहा कि एक इक्वेशन जो मैंने लिखी थी y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, क्या होगा अगर y 0 हो जाए। अगर y 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन जाएगी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अब मैं अगर इसके लिए द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन करस्पॉन्ड टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस, कहता है अगर मैं अभी तक जो मैंने ग्राफ प्लॉट करके अगर मैंने आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखा और अगर मैं उसको इक्वल्स टू 0 कर दूं, मतलब अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ बेटा, अगर मैं आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मैं ऐसे ही तो लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्राफ। अब अगर मैं कह रही हूँ कि y 0 बन जाए तब क्या होगा। तो अगर y 0 बन जाएगा तो हम लोग निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे। इसके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिनको मैं इधर पुट करूंगी तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जिनको मैं RHS में पुट करूंगी तो, या फिर x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो पॉइंट होंगे जो पैराबोला की x, मतलब वो पैराबोला x एक्सिस पे कट करेगा एक्चुअल में। तो y तो उस केस में 0 रहेगा ही रहेगा क्योंकि आपने y को 0 कर दिया है। बस x की वो वैल्यूज होंगी, x का वो पॉइंट होगा जो उस जिस पॉइंट पे वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। बहुत ध्यान से समझना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर y 0 हुआ तो x क्या होगा, x वो वैल्यूज होंगी जिनको वो ग्राफ इस पैराबोला वो वाला ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे जिन पॉइंट्स पे कट करेगा। दे आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इन्हीं को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं अगर बोलूं तो इसके रूट्स -4 और 1 है। जिन पॉइंट्स पे वो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उन्हीं पॉइंट्स को, x की उन्हीं वैल्यूज को हम रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं। और हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि इक्वेशन x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं या फिर जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल की बात होती है तो जीरोस बोल देते हैं क्योंकि वो उसको 0 बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 नहीं होता। और जब इक्वेशन की बात होती है तो उसका हम रूट्स बोल देते हैं या सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, the zeros of the quadratic polynomial and the roots of the quadratic equation are the same. quadratic polynomial के लिए zeros बनता बोला जाता है और equation के लिए roots, दोनों सेम है, ठीक है। आपको कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, both are the same. The parabola can intersect the x axis in 2 points. देखो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है एंड नो पॉइंट, 0 पॉइंट। तो अगर मैं पैराबोला बनाऊं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं, है ना, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को प्लॉट करूं, इन दैट केस ये जो ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस को या तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा या नो पॉइंट पे कट करेगा या 0 पॉइंट पे कट करेगा,
सॉरी 0 पॉइंट पे या 1 पॉइंट पे। ये वही बात हो गई दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, है ना, 2 जीरोज। ये वही बात है, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, नो जीरो भी हो सकता है, रियल जीरो, नो रियल जीरो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पैराबोला हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और एक भी रियल जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे रियल की बात कर रही हूं मैं। चलिए, A quadratic equation can have at most 2 roots, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। देखो मैंने अभी बता दिया था, वही वाली बात यहाँ पे दोबारा बता दी है, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है, जो अभी बताया था। पिछली बार जो मैंने पीछे जो ग्राफ प्लॉट किया था, दैट इज ऑल ओपन्स अपवर्ड, वो तीनों भी जो मेरे ग्राफ थे ना, वो सारे ओपन्स अपवर्ड वाले थे। देखिए अभी सेम मैंने ओपन्स डाउनवर्ड दिखाया आपको, आप देखो यहाँ पे ओपन्स डाउनवर्ड के केस में भी सेम कंडीशन होती है, आप यहां पे देख सकते हो। इसके भी टोटल 3 ही केसेस बनते हैं, बस फर्क क्या होता है, मैंने जैसा बताया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, देखो यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, अगर वो नेगेटिव है तो पैराबोला विल ओपन्स डाउनवर्ड। एंड एट मोस्ट यहाँ पे देखिए रियल जीरोस की अगर मैं बात करूं तो या तो 1 होगा या 2 होंगे, नो रियल जीरो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम, क्योंकि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल zeros of the quadratic polynomial and roots of the quadratic equation are the same, तो अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स भी होंगे, इक्वेशन के रूट्स भी होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ के आए हैं, अगर मैं कहूं कि अल्फा एंड बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो वो दोनों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी होंगे, और उल्टा भी है, ठीक है। तो वही बात है, अगर ऐसा होगा तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा, रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी सिंपल, a quadratic equation can have at most 2 zeros, the real number alpha is called the root of the quadratic equation, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। alpha and beta are the roots of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0, then alpha plus beta is equals to minus b upon a, and alpha into beta is c upon a. That is the relationship between roots and the coefficient of the quadratic equation, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, द पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा पैराबोला होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब उसके सॉल्यूशन, मतलब उसके रूट्स को निकालना, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स मैचिंग ग्राफ इंटरसेक्ट एंड टचेस द एक्स एक्सिस, कह रहा है कि सॉल्यूशन या रूट्स का वही मतलब होता है जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब एक्स की वही वैल्यूज उसके सॉल्यूशंस होते हैं और उसके रूट्स होते हैं। क्लियर। देखो अगर सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे तो तुमको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। ये नहीं कि बस पढ़ लिया, फॉर्मूला रट लिया, हो गया, नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों करते हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब कहता है स्टेप्स कुछ पढ़ते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। मूव टर्म ऑफ वन साइड सो दैट द इक्वेशन इक्वल्स टू 1। कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, तो उसके टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करो सच दैट उसमें इक्वल्स टू 0 आ जाए।
फैक्टर द क्वाड्रेटिक, उसके फैक्टर्स करो। फैक्टर्स कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी हम यूज करेंगे। सेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, हर एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर दो। सॉल्व ईच न्यू इक्वेशन, हर एक नई इक्वेशन को सॉल्व करो एंड चेक योर सोल्यूशन, और अपना सोल्यूशन चेक करो। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, स्टेप्स, ये स्टेप्स मेन इन्वॉल्व होते हैं। अब लेट सपोज मुझे इसे सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप, सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करो, इसके फैक्टर्स करो। इक्वल्स टू 0 क्या, इसके फैक्टर्स किए तो कॉमन कर लिया, यहाँ पे x कॉमन कर लिया। अब क्या करा, हर एक टर्म को इक्वल्स टू 0 करो। पहले x इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x 0 आ गया और x 2/3 आ गया। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन आ गए, इस इक्वेशन के सोल्यूशन आ गए। अब हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन क्या ये सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए पहले x की जगह 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सेटिस्फाई हो गया। फिर x की जगह 2/3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सेटिस्फाई हो गया। दिस इज द मैथड, फैक्टर्स करके जो हम सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। x² इक्वल्स टू 9, अगर आपको इसे सॉल्व करना, देखिए साइड में ग्राफ भी बन रहा है, आप ग्राफ भी चेक कर सकते हो, है ना, ग्राफ भी आप चेक कर सकते हो इजीली। तो जब आपको इसे सॉल्व करना है तो वही तरीका, x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको हम x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 लिख सकते हैं, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3n माइनस 3। चेक करना है तो LHS में x की जगह पे यहां पे पुट करके देख लो, 9 माइनस 9 एंड 9 माइनस 9, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो सोल्यूशंस निकल के आपके पास आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, आप चेक कर सकते हो। -3 एंड +3, दीज आर द सोल्यूशन एंड यू कैन चेक। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को यूज करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। हमने 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है आई विल एक्सप्लेन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो आपने क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों के फैक्टर्स करने होते हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, तो इनके फैक्टराइजेशन क्या ही होंगे, 2 and 3 प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब ये मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करेंगे हम, कैसे ब्रेक करेंगे, मिडिल वाले टर्म को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसके दोनों फैक्टर्स मेरे यूज हो जाएं, मतलब ये दोनों नंबर्स मेरे यूज हो जाएं। तो मैं क्या करूंगी, 2x² और मैं -x को लिख देती हूँ -3x + 2x। तो आप अगर चेक करो तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअल में इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल। देखिए -6 आ रहा है। अब इन दोनों टर्म से x कॉमन कर लीजिए और इन दोनों टर्म से 1 कॉमन कर लीजिए, तो आपके ये 2x - 3 ब्रैकेट में बन गया, ये 2x - 3, इन दोनों टर्म से 2x - 3 कॉमन कर लीजिए, तो एक फैक्टर बन गया x + 1 और एक बन गया 2x - 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 3/2 एंड दिस इज योर सोल्यूशन। आप चेक करना चाहो कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो आपको मैं बता देती हूँ कैसे चेक करना है। आपने बस इक्वेशन में पुट करके देख लेना है, x की जगह -1 पुट कर लो, तो 2 × -1² - × -1 - 3, दैट मीन्स 2 + 1 - 3, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3/2 पुट करके देख सकते हो, है ना, तो आपका आ जाएगा 2 × 9/4 - 3/2 एंड -3। इसको सॉल्व करके देख लो तो यह आ जाएगा 6/2 - 3, यानी कि 3 - 3, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो आपका जो सोल्यूशन होता है वो एक्चुअल में इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि ये इनमें से किसका किसका सोल्यूशन है, किस किस इक्वेशन का सोल्यूशन है, आपको बताना है। राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स एंड हम लोग देख भी लेते हैं। तो x = 4, पहले का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि LHS में 4² आ जाएगा। दूसरे का हो सकता है 16 = 16। तीसरे का देखते हैं 16 - 8, 8 आएगा, सही है। एंड इसका देखते हैं कितना आ जाएगा, ये 32 - 28, बिल्कुल सही है। और इसका देखते हैं 16 + 8, बिल्कुल गलत है, 3 सही है। ये देखिए ऑल द 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। आपको चेक करना है कि सोल्यूशन है या नहीं, जस्ट पुट कर लो उसमें और चेक कर लो कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आप यहाँ पे सोल्यूशन चेक कर सकते हो इसका। ठीक है,
Summarize. Step 2, solve the quadratic equation. Move the term to one side so that the equation equals to 0. Factor the quadratic. Always look for the common factor first. Set each factor equals to 0. Solve each new equation. Check your solution in the original equation. The solutions are where the graph of the quadratic equation intersects the x-axis. ठीक है, ये आपकी फैक्टराइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो थी. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में. ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ. कुछ नहीं करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. आप बस इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ. तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कितना, 2x स्क्वायर, तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14. देखिए, दो टर्म चार टर्म बनेंगे, दो टर्म चार टर्म बनेंगे. एक बार टर्म्स का बहुत ध्यान रखना. अब देखिए 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और इसको मैं RHS में ले जाती हूँ तो यहाँ पे मैं बना दूंगी कितना, इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ. 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 14 प्लस 9. तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x एंड माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0. ये मेरी इक्वेशन बन गई. देखो अब तो कुछ नहीं है, इसके फैक्टर्स करने. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है. ये जो 5 है इसके फैक्टर्स करो, 5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. अब हम क्या करेंगे, हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और इनको यूज करना है, इन फैक्टर्स को. और कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो माइनस एक्स यहाँ लिख दो, एक ब्रैकेट लगा दो और यहाँ माइनस लिख दो. जो साइन यहाँ है वो यहाँ लगा दो, जो साइन कोफिशिएंट कांस्टेंट का है वो यहाँ लगा दो. अब आप उन फैक्टर्स के दो नंबर ऐसे निकालो जिनको सबट्रैक्ट करके 4 मिल जाए. तो ऑब्वियसली 5 माइनस 1 सिंपल है, तो हम इसे 5 माइनस 1 लिख देते हैं. अब हम इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5. तो यहाँ से एक फैक्टर x माइनस 5 आ गया और एक x प्लस 1 आ गया. तो x की वैल्यू आ रही है. अब क्या करना है, हर एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है. तो एक बार x माइनस 5 0 करेंगे, दिस विल गिव x इक्वल्स टू 5. एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, दिस विल गिव x इक्वल्स टू माइनस 1. तो ये दोनों आपके आंसर्स होंगे. अब आपको चेक करने ये आपके आंसर सही है नहीं, आप इक्वेशन में पुट करो. सबसे पहले 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जब 5 पुट करेंगे तो आएगा 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइन बाई 5 प्लस 2. RHS में बनेगा कितना, 8 अपॉन 7. देखिए ये बन रहा है 8 अपॉन 7. हाँ देखिए, नेक्स्ट पुट करेंगे RHS में, तो 5 पुट करेंगे तो आएगा 15 माइनस 7 अपॉन 10 माइनस 3. कितना आ गया, 8 अपॉन 7. LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. एक और क्वेश्चन सेम एज द प्रीवियस वन. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक द LCM, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व द इक्वेशन, बस इतना काम. ठीक है, चलो करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, LCM कर लेंगे. तो 14 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, क्योंकि LCM करेंगे तो माइनस साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 5 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 14 माइनस 3 यानी कि 11 माइनस एक्स, और ये एक्स प्लस 3 है. ये 5 अपॉन एक्स प्लस 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 11x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5x प्लस 15. देखिए ये बन रहा है पूरा इक्वेशन. अब मैं टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करूंगी तो 11x माइनस एक्स 10x बन जाएगा. इधर ले जाती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x प्लस 15 माइनस 11 इक्वल्स टू 0. देखिए तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब मैं इसके फैक्टर्स कर लेती हूँ. 4 को यूज करना है और 5 लाना है, तो सिंपल फंडा है, यहाँ प्लस साइन है तो ऐड करके लाना है. जो साइन यहाँ होता है वही करके लाना होता है. 4 से 5 लाने के लिए 4 प्लस 1 है ना, ऐड करके लाना है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0.
तो यहाँ से x कॉमन कर लूँगी x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन कर लूँगी तो x माइनस 4, और इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन कर लूँगी। अब दोनों को इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू को निकाल देंगे, तो x आ जाएगा 1 और x आ जाएगा 4। अब देखिए बहुत ध्यान से, x इक्वल्स टू 1 आ गया और x इक्वल्स टू 4 आ गया। देखिए दो वैल्यूज आ रही हैं। अब आप सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, तो सबसे पहले 4 पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे यहाँ पे। हाँ इक्वेशन क्या बनी थी, ठीक है ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पुट करते हैं। 4 पुट करके देखेंगे तो 14/7 -1 इज इक्वल्स टू 5/5, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। 1 पुट करके देखेंगे, 14/4 -1 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 - 2/2 आ जाएगा 5/2। देखिए 5/2 LHS में भी आ रहा है और RHS में भी आ रहा है, तो एक्चुअल में 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कुछ भी नहीं है टेंशन, बस एक्सप्रेशन की तरह इसको, इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CBSE के PYQs को चेक करो तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द वेरी वेरी वेरी, मतलब जितना भी मैं बोलूँ उतना ही कम है इसके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक जो ट्रिक आपके लिए यूज़ करी जाती है वो क्या होती है कि आप इस टर्म को इधर ले जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। 1/a + b + x - 1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। अब हम LHS में LCM लेंगे, RHS में LCM लेंगे। जब मैं यहाँ LCM लूंगी तो x डिनोमिनेटर में आएगा x + a + b। a + b को एक सिंगल टर्म बोल देती हूँ, x को अलग कर देती हूँ। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, तो आ जाएगा -a - b - x। इधर आएगा b + a डिवाइडेड बाई ab। सिर्फ LCM लिया है, x से x कैंसिल, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लो तो a + b। डिनोमिनेटर में x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x², और जब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैं इसको सिंगल टर्म कंसीडर कर रही हूँ, तो आएगा a + b × x। और RHS में ऑलरेडी a + b है, डिवाइड में a b है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ इसीलिए मैंने ये काम किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए। अगर मैं RHS में ही x को रखती तो मुझे RHS में a + b नहीं मिल पाता और LHS में भी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1, माइनस ऑलरेडी है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x² + ऑफ a + b × x। अब इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + a + bx + ab। और अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक बात पढ़ी होगी, मतलब मैंने ही आपको कराई थी, कि अगर आपको जीरोस दिए जाएं, आपको इक्वेशन लिखनी है तो उनका सम और प्रोडक्ट लगा दो। तो इक्वेशन होती है x² - x ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये इक्वेशन बनती है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो, रूट्स की बात करें तो अब अगर मैं बात करूं सम की, तो यहाँ देखो सम आ रहा है और उसी का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट ओपन करनी है। तो हम क्या करेंगे, x² + ax + bx + ab = 0। इन दोनों से x कॉमन करेंगे तो x + a, इन दोनों से b कॉमन करेंगे तो x + a। तो मेरे दो फैक्टर्स बन गए, एक बन गया x + a और एक बन गया x + b। और अगर मैं दोनों को = 0 कर दूं तो आंसर आएगा -b एंड -a। यू कैन चेक, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, -a पुट करोगे तो इधर 1/b बनेगा और यहाँ -a पुट करोगे तो RHS में 1/b बनेगा। जब -b पुट करोगे तो 1/a बनेगा और इधर भी 1/a बनेगा। सो दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप पूछा जाता है। ठीक है, चलो, सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज सेशन।
जल्दी ही मिलेंगे, मैं और अमेजिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अंटिल देन आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करनी है। सारा कंटेंट, सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन, बहुत अच्छा मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री एक्सेस कर सकते हो, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो जल्दी से ये काम कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में जल्दी से मिलते हैं। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.